गुड मॉर्निंग एवरीवन। रूमा मैं रूमा कुमारी आज आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। मैं एलएनटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज जो आप लोग को टॉपिक बताने जा रही हूँ वो प्राचीन इतिहास के अध्ययन के स्रोत है। सबसे पहले स्रोत। स्रोत किसको कहते हैं? तो स्रोत जहाँ से हम लोग को किसी भी चीज़ की जानकारी हासिल करने का जो माध्यम हो, जहाँ से हम लोग को जानकारी मिल सके। तो प्राचीन का मतलब होता है पुराना। पुराने भारत का पुराना इतिहास क्या था, उसके जानने के स्रोत क्या क्या थे। तो सबसे फर्स्ट में इस जैसे उसको करते हैं तो उसको दो भागों में बांटते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। तो पुरातात्विक का स्रोत के अंतर्गत जैसे आते हैं सिक्के, अभिलेख, स्मारक, मूर्ति, चित्रकला, अवशेष। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जैसे जितने धर्म से रिलेटेड बुक आते हैं, साहित्यिक स्रोत को भी लगभग तीन भागों में बांटा गया है। जैसे उसमें एक में धर्म से रिलेटेड जितने बुक है वो आते हैं। नेक्स्ट में जो पुराने जो राजा थे उनके बारे में जो लिखी गई हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भारत, जो कुछ यात्री यहाँ पे यात्रा करने आए थे और भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में जो उन्होंने बुक में लिखा, उनके बारे में वहाँ से जानकारी मिलती है। तो आज हम इसमें पूरा तात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा तात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे आते हैं सिक्के हैं, अभिलेख हैं, स्मारक हैं, भवन है, मूर्ति है, चित्रकला है, अवशेष है। तो पूरा तात्विक स्रोत अ, कहते किसको है? जैसे पुरातात्विक के अंतर्गत वैसे सामान आते हैं जो खुदाई के दौरान हम लोग को मिलते हैं, या जो राजाओं के द्वारा भवन बनवाए गए हैं, जो खुदाई के दौरान सिक्के मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, जिसको मिट्टी के बर्तन बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, जैसे राजाओं के द्वारा शिलालेख लिखवाए गए थे। तो वो सब हमको मिलता कहाँ से है? तो वो सब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उत्खनन उत्खनन से हम लोग को मिलता है। उत्खनन के प्रयोग में बहुत से तकनीकें उपलब्ध हैं तथा इनमें से प्रत्येक खुदाई के अपने गुण हैं तथा इनको पुरातात्विक शैली का पता चलता है। जैसे संसाधनों और अन्य व्यवहारिक मुद्रों के कारण पुरातात्विक अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे वो जहाँ चाहे उत्खनन नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा उससे आदेश लेना पड़ता है और फिर उसका उत्खनन करके वो लोग वहाँ से उस चीज को निकाल सकते हैं। इसका उद्देश्य इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के साथ साथ इनके दबाव और इसके आसपास रहने वाले समुदायों के लिए भी इनकी भूमिका है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुराने जमाने से खुदाई के दौरान सामान मिलते हैं उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है, या फिर किस तरह से इसको खुदाई के दौरान यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से इसको खुदाई किया जाता है सुरक्षित रख के। इसमें फिर नेक्स्ट है जैसे कहाँ कहाँ से ये सब शिलालेख में मिला है। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, जैसे जो जो अभिलेख हम लोग को प्राप्त हुए हैं तो किस राजाओं के द्वारा प्राप्त हुए हैं और किस कहाँ कहाँ पे किस घटनाओं की उससे जानकारी मिलती है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है अभिलेख, और ये शासन का मतलब हुआ कि किस राजा के द्वारा ये बनवाया गया है। फिर नेक्स्ट है विषय, किस चीज की जानकारी वहां से या किसके बारे में वो लिखा हुआ है। तो हाथी गुफा अभिलेख जो है वो खारवेल जो शासक थे उनके द्वारा बनवाया गया लिखवाया गया। तो एक गुफा थी जिसमें उनके द्वारा कुछ लिखा गया था, उसके शासनकाल और घटनाओं की क्रमबद्ध का विवरण है। जो खारवेल राजा थे उन्होंने अपने शासन और सभ्यता संस्कृति के बारे में उस गुफाओं में लिख कर डाला है। तो उनके बारे में वहां से जानकारी मिलती है। फिर नेक्स्ट है इसमें जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। इसमें रुद्रदमन राजा जो थे उनके विजय एवं व्यक्तित्व का विवरण है। रुद्रदमन जो राजा थे उन्होंने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से युद्ध किए और किसमें उनको पराजय मिली, किसमें उनको विजय मिली, इसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। फिर है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख में गौतमी बल्लम श्री के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें सातवाहन कलिकाओं घटनाओं का विवरण है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है इसमें प्रयाग स्तंभ लेख।
ये समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के एक महान शासक में जाने जाते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके विजय एवं नीतियों के बारे में। समुद्रगुप्त ने कई सारे युद्ध किए थे, तो उनके युद्ध के बारे में लिखा गया है, और उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए कौन कौन सी नीति का प्रयोग किया था, इसके बारे में फिर लिखा हुआ है। फिर है ग्वालियर अभिलेख, इसमें भोज प्रतिहार राजा के बारे में लिखा हुआ है, इसमें गुर्जार प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। फिर है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश, योगेश बर्मन सैनिक, इसमें कहाँ कहाँ पे योगेश बर्मन के द्वारा सैनिक को बढ़ाने में या सैनिक को दुरुस्त करने में उन्होंने अपना ज़्यादा योगदान दिया था, तो उन्होंने कहाँ कहाँ पे सैन्य से व्यवस्था दुरुस्त की थी, ताकि उनके क्षेत्र पे कहीं से आक्रमण ना हो सके, उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर है एहोलो अभिलेख, ये पुलकेशित द्वितीय के द्वारा लिखा गया था, इसमें हर पुलकेशित के युद्ध का विवरण है। पुलकेशित जो है इसमें सिर्फ हर्ष के सिर्फ अपने बारे में ना करके उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में ही कौन कौन से जगह पे उन्होंने क्षेत्र विस्तार किया था और क्या क्या उन्होंने अपने शासनकाल में सुव्यवस्थित किया था, उसके बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है। फिर ये हो गया अभिलेख में कहाँ कहाँ से कौन कौन से, ये नेक्स्ट हम पीछे हमने बताए हैं, इसमें हो गया अभिलेख, कौन कौन से अभिलेख, जो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है, किस राजा के द्वारा बनवाया गया था और किस विषय में, उससे जानकारी मिलती है। अब पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सिक्के, जो एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सिक्के का मतलब अर्थ होता है, सिक्के से हम लोग को राजा के सभ्यता के बारे में पता चलता है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या रही होगी ये पता चलता है। जिस प्रकार के सिक्के, जैसे कुछ राजाओं के ने सोने के सिक्के बनवाए थे, कुछ चांदी के सिक्के बनवाए थे, कुछ शीशे के सिक्के बनवाए थे, तो जिस राजा के काल में जिस तरह के सिक्के मिले हैं, उससे उनकी आर्थिक क्षमता और आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। पुरातात्विक सामग्रियों में सिक्के का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये प्राचीनतम सिक्के जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण है, जैसे बहुत से राजा सिक्के पर अपना चेहरा करवाते थे, बहुत सारा जो उनका अपने पूर्वजों का करते थे, और बहुत सारा अपना धर्म का प्रतीक मान के जो जिन भगवान की वो पूजा करते थे या जिस धर्म से रिलेटेड हुए थे, वो अपना धर्म के चिन्ह भी बनाते थे। फिर नेक्स्ट है इसमें ये प्राचीन सिक्के जिन पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण थे, उन पर किसी प्रकार के लेख नहीं होते थे, वो आहत सिक्के कहलाते थे। जैसे कुछ सिक्के ऐसे होते थे जिस पर ना तो किसी राजा का नाम होता था, ना ही कुछ लिखा होता था, वैसे सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पर यूप बना हुआ है। यूप जो है वो अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदे है, इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के समय में अश्वमेध यज्ञ करवाया गया होगा। जब उन्होंने यज्ञ करवाया होगा तो उसके उपरांत उन्होंने सिक्के को चलवाया होगा। फिर सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। एक सातवाहन ही शासक ऐसे थे जिन्होंने अपने शासनकाल में शीशे के सिक्के चलवाए थे, जो बहुत फेमस हुए थे। गुप्त शासकों ने सबसे जो ज्यादा सिक्के है और सबसे जो आर्थिक स्थिति मजबूत थी, वो सिक्कों में से गुप्त शासकों के बारे में ही पता चलता है। उन्होंने हर एक चांदी के, सोने के, तांबे के धातु मिक्स करके सिक्के बनवाए थे। तो इनके काल में बहुत सारे सिक्के बनवाए गए थे और ये सिक्कों के लिए जाने जाते हैं। गुप्त शासकों के काल में सबसे अधिक सिक्के बने थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अवशेष। अवशेष का मतलब है जैसे जो महल बना, जो खुदाई के, जो मिट्टी में धंस गए या बहुत पुराना है जो दब गए, तो अब वो मिट्टी के खुदाई करके जो बहुत सारे सामान मिलते हैं उसी को अवशेष बोलते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई के दौरान हम लोग को बहुत सारी ऐसी चीज मिली है जिससे भारत के सभ्यता संस्कृति के बारे में पता चलता है, या सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी रही होगी इस बारे में जानकारी मिलती है। जैसे मोहनजोदड़ो से अधिक मुहरें, 500 से अधिक मुहरें मिली है। मोहनजोदड़ो में हर एक प्रकार की मुहरें मिली है, 2-3 प्रकार के, जिससे वहाँ पे हर एक चीज के लिए स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है, इसकी जानकारी मिलती है। फिर बासर प्राचीन वैशाली में मिट्टी की मूर्ति मिली है। जैसे खुदाई के दौरान मिट्टी की मूर्ति मिली है, अवशेष में बर्तन मिले हैं और बहुत सारे महिलाओं के पहनने के योग्य गहने मिले हैं। इससे सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चलता है कि उस समय के लोग जो है सो किस प्रकार के गहने का यूज करते थे। और गंगा, यमुना, दोआबा नदी के सतह पर
गेरुए रंग के मृदभांड मिले हैं। जैसे किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, कहीं कहीं पे जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं वो सिंपल मिलते हैं, कहीं कहीं पे उसको कलर करके पेंट करके अच्छा बनाया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय लोगों को कलर का भी ज्ञान रहा होगा, तभी इतने खूबसूरत बर्तन वो बना पाते थे। फिर नेक्स्ट आता है इसमें मूर्ति। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत नेक्स्ट इसमें मूर्ति आती है। मूर्ति से पता चलता है, जैसे मूर्तियों का विशेष एक स्थान होता है पुरातात्विक के अंतर्गत, उससे मूर्ति से क्या होता है कि जैसे लोगों की क्या कला थी, उन्होंने किस कला का प्रयोग करके मूर्ति बनाया, किस, और उससे धर्म के बारे में भी पता चलता है। जिस समय के राजाओं के पास जिस भगवान की मूर्ति मिलती है, उससे उनके धर्म के बारे में भी पता चलता है। जैसे कुषाण काल में मूर्ति कला में विदेशी प्रभाव अधिक थे। कुषाण जिस समय थे उस समय उन्होंने कुषाण काल में बहुत अधिक मूर्तियों का निर्माण करवाया था। फिर गुप्त काल में मूर्ति में अंतरात्मा व मुखाकृति का सामंजस्य था। फिर गुप्त काल में मूर्ति में सांकेतिकता अधिक थी। जैसे मूर्ति बनाते थे तो इस प्रकार की उनकी मूर्ति होती थी जिससे किसी चीज को संकेत या किसी चीज को दर्शाते रहते थे जो किस प्रकार का है। फिर अमरावती, भारहुता, बोधगया, सांची की मूर्ति में जनसाधारण की जीवन की झांकी मिलती है। जैसे सांची से जो मूर्तियां मिली हैं खुदाई के दौरान, उससे ये पता चलता है कि वो जैसे वहाँ की मूर्ति थी, वो लगता था कि जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो उस प्रकार से जीवंत एक उदाहरण वहाँ की मूर्ति से मिलता है। फिर नेक्स्ट पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है चित्रकला। चित्रकला में हमें तात्कालिक जीवन की झलक देखने को मिलती है। जैसे बहुत सारे दीवार पे, जैसे अजंता की गुफा में ही जो पेंटिंग बनाया गया था, उससे वहाँ की जैसे जो राजा थे वो अपने हिसाब से, जैसे कोई भगवान की मूर्ति बनाते थे, कोई अपने पहनावे की मूर्ति बनाते थे, किस प्रकार के लोग पहनते हैं कपड़ा। तो स्त्री और पुरुष की जो चित्रकला में जो पेंटिंग बनाया जाता था, उससे वहाँ के पहनावे का भी पता चलता था, जो किस प्रकार के लोग करते थे। कुछ डांस करते हुए मूर्ति बनाए जाते थे, जिससे वहाँ किस प्रकार से लोग अपना मनोरंजन करते थे, इसके बारे में पता चलता है। फिर अजंता की चित्रकला में मानवीय भावों की अभिव्यक्ति मिलती है। मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का मतलब है कि जैसे मानव अपने आप को व्यक्त करते हो, उस प्रकार से मूर्ति के भाव से पता चलता है। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है अभिलेख। पुरातात्विक के स्रोत के अंतर्गत अभिलेख भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अभिलेख का मतलब है जैसे बहुत सारे राजाओं ने अपने बारे में कौन से सन ईस्वी में कोई महल बनवाया, कोई गुम्बद बनवाया, तो उसके बारे में वो किस राजाओं के द्वारा बनवाया गया है, किस सन ईस्वी में बनवाया गया है, तो वो अभिलेख से हम लोगों को पता चलता है। अभिलेख में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे अभी ताजमहल है, एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जो किसके द्वारा और कौन से सन ईस्वी में बनवाया गया है। फिर दिल्ली का जो कुतुब मीनार हुआ, उस पर जो अभिलेख लिखे गए हैं, ये सब। और सबसे ज़्यादा जो अभिलेख मिले हैं हम लोगों को अशोक के द्वारा लिखे गए हैं, जो ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर पाए गए हैं, कुछ पाली लिपि में भी पाए गए हैं। तो इससे ये एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो आज भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में अभिलेख जो है सो जाना जाता है। फिर सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बेगजई कोई नामक स्थान में मिले हैं, जो इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण आदि वैदिक देवताओं का नाम, जैसे अभिलेख के द्वारा कौन से भगवान के लोग पूजा करते थे, मंदिर के बाहर मंदिर बनवाते थे और उसके बाहर लिखवाते थे, तो इससे पता चलता है कि कौन से राजाओं के द्वारा किस भगवान की पूजा की जाती है। और सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो अशोक के द्वारा मिली है, और अशोक के द्वारा मिले अभिलेख जो है वो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस द्वारा पढ़ा गया था। गुप्त काल में सबसे अधिक अभिलेख प्राकृत व गुप्त काल में पाए गए हैं। इस अभिलेख से हम लोगों को उस समय की प्राचीन भाषाओं के बारे में भी जानकारियां मिलती है। अशोक के पश्चात अभिलेख को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे अशोक जो राजा थे, उनके बाद जितने भी अभिलेख मिले हैं उसको 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे फर्स्ट वो सरकारी अभिलेख आते हैं और दूसरा जो निजी अभिलेख आता है। सरकारी अभिलेख के अंतर्गत जैसे जो राजाओं के द्वारा लिखवाए गए थे वो सारे आते हैं, जैसे राजाओं के द्वारा कुछ खुदवाए जाते थे और करवाए जाते थे। और निजी अभिलेख में जैसे मूर्तियों में जो लोग मंदिर बनवाते थे, वो मूर्ति बनाते थे, वो अपना नाम लिखते थे। राजाओं के कहने पर जो लोग मूर्ति बनवाते थे, मंदिर बनाते थे, वो अपना नाम और सन ईस्वी इंगित करते थे। तो वैसे
जो है वो अभिलेख, वो निजी अभिलेख हो जाते थे। कुछ लोग अपनी भाषा में पुस्तक की भी रचना की थी, तो वो सब निजी अभिलेख के अंतर्गत आ जाती है। थैंक यू।